नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष द्विवेदी और आप सभी लोग कुशागर आईएएस चैनल पर हैं। आज हम जो आपका एमपीपीएससी 2021 का मेंस का पेपर 2 हुआ है, उसमें उसके प्रथम पार्ट खंड आ में जो पॉलिटी आई है और जिसमें पब्लिक एड के क्वेश्चंस आए हैं, उनको हम 3 मार्कर कवर कर रहे हैं। और इससे पहले वीडियो में हमने पेपर फर्स्ट में एमपी की हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री को 3 मार्कर कवर किए हैं। अब हम जो है सेकंड पेपर के खंड आ में पॉलिटी और पब्लिक एड के 3 मार्कर कवर कर रहे हैं और धीरे धीरे जो है हम फर्स्ट पेपर का सेकंड पार्ट जिसमें एमपी की ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी और दोनों को हम जो है 3 मार्कर कवर करेंगे। धीरे धीरे हम पूरे पेपर कवर करने की कोशिश करेंगे, पेपर का एनालिसिस करेंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़िए और हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भी एस्पिरेंट्स में शेयर कीजिए ताकि हम लोगों को और उत्साह मिले, हमारी टीम को उत्साह मिले काम करने में। चलिए, धन्यवाद। अब हम जो है इसमें आगे बढ़ते हैं। तो जो पहला प्रश्न आया था वो आपने देखा होगा 3 मार्कर में। जो पहला प्रश्न आया था मैं पढ़ता हूँ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के 5 अवयवों का जिक्र कीजिए। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के जो 5 अवयव हैं मैंने यहाँ लिखे हैं। हल्का सा थोड़ा सा यहाँ डल आ रहा है ये, तो मैं इसको लिख देता हूँ। पहला पॉइंट जो यहाँ हमने लिखा है, सबसे पहले आपको 3 मार्कर में ऐसा फ्लो चार्ट बना लेना है। थोड़ा सा हल्का आ रहा है यहाँ पर, मोटी निब का पेन ले लेते हैं। देखिए, पहला जो इसमें पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है भारतीय जनता को समर्पित। दिख नहीं रहा होगा, हल्का सा मैं लिख देता यहीं पर बड़े अक्षरों में। भारतीय जनता को समर्पित, ठीक है। भारतीय जनता को समर्पित। थोड़ा सा यहाँ राइटिंग में दिक्कत आ रही है, आप उसको समझ लीजिए। मेन वही चीज हम यहाँ लिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ थोड़ा लिखने में दिक्कत आ रही है। मैं थोड़ा बड़ा पेन लिया है ताकि आपको समझ में आ जाए, और कोई कारण नहीं है। समर्पित पहला पॉइंट है, भारतीय जनता को समर्पित। क्यों? पहला अवयव क्यों बनेगा? देखिए, प्रस्तावना की पहली लाइन क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। प्रस्तावना क्या है? हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो ये संविधान किसके लिए है? भारत की जनता के लिए। बनाया किसने? भारत की जनता ने बनाया। और इस संविधान में शक्ति किसके पास है? शक्ति किसके पास है? भारत की जनता के पास है। तो पहला अवयव होगा कि शक्ति जो है किसके पास है? भारत की जनता के पास। इसलिए मैंने बोला कि भारतीय जनता को समर्पित, ठीक है। यह शक्ति किसके पास? भारत की जनता के पास। ऐसा आप लिख सकते थे, भारतीय जनता को समर्पित है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के। दूसरा पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं न्याय। तीसरा है समाजवादी। चौथा स्वतंत्रता और पांचवा लोकतंत्र। और भी अवयव लिख सकते थे इसमें, है ना। पंथ निरपेक्ष भी लिख सकते थे, लोक गणराज्य भी लिख सकते थे। इसकी जो पास हुआ 26 नवंबर 1949 तारीख भी लिख सकते थे। तो 5 अवयव लिखने थे आपको। तो 5 एलिमेंट मैंने लिख दिए। मेन यही था आपका, जो आपके एक शक्ति का स्रोत है, भारत की जनता को समर्पित है ये, न्याय की बात करता है ये, समाजवादी है ये स्वतंत्रता की बात है अवयव, और उसमें लोकतंत्रात्मक है। 5 अवयव आपको लिखने थे। तो ऐसा फ्लो चार्ट बना के आपको लिख देना था। दूसरा प्रश्न आया था आपका कि भारतीय संविधान में वर्णित स्वतंत्रता के कोई 4 पक्ष कौन से हैं? 4 पक्ष आपको स्वतंत्रता के लिखने थे। तो ये 4 पक्ष हमने कवर किए हैं। इसमें भी फ्लो चार्ट बना लेना है आपको। पहला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा है सामाजिक, तीसरा है धार्मिक, और तीसरा होता है निजता, राइट टू प्राइवेसी। देखिए, मोबाइल का डेटा सरकार जो है उस पर
रोक लगाने की कोशिश कर रही है कि ये जो प्राइवेट कंपनियां हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड, ट्विटर, ये सब आपका डेटा को क्या कर लेती है, बेच देती है। इसीलिए फॉर एल्गोरिथम से एआई के एल्गोरिथम पॉप ऑन करके उस तरीके के ऐड आपके में चलने लगते हैं। तो निजता का बड़ा ध्यान रखा जाए, राइट टू प्राइवेसी, धार्मिक स्वतंत्रता हो, सामाजिक स्वतंत्रता हो और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, बोलने का अधिकार हो, सुनने का अधिकार हो, ना बोलने का अधिकार हो, घूमने का अधिकार हो, कहीं भी बसने का अधिकार हो, तो ये सब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आ जाएगा। यदि थोड़ा सा हल्का वहां पर लग रहा है तो मैं पढ़ रहा हूं उसको, ठीक है, जूम करके आप लोग देख लीजिए, परेशान होने वाली ऐसी कोई इसमें बात नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हमने बात कही है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन की ओर आते हैं। तीसरा क्वेश्चन था, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का मूल हेतु स्पष्ट कीजिए। मूल क्या है उसका, कोर क्या है? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, यहाँ भी टफ नहीं है, टफनेस आई नहीं है, तो बेसिक क्वेश्चन है, ये आप पढ़ते हैं तो आपसे बनना चाहिए। मूल क्या है? तो 3 मार्कर है तो 3 पॉइंट लिख दे देंगे। क्या करना है आपको, सीधे सीधे पॉइंट लिख देना है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए नीति निर्देशक तत्व आपका बना, पहला मूल उसका है। आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। तीसरा है संविधान का दर्शन निहित है, जो आपका संविधान का उद्देश्य है कि लोगों तक हमको क्या क्या देना। अभी देखिए मुद्दा काफी चर्चा में आया है जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने अपने स्टेटमेंट दिया है यूसीसी, यूनियन सिविल कोड की, ठीक है, आर्टिकल 44 में है, उसको लागू करने की बात चल रही है, मतलब उसको संविधान में इंक्लूड करना है। तो क्योंकि वो भी देखिए लोक कल्याणकारी हो जाएगा, समाज में सभी लोगों को एक जैसे कानून को फॉलो करने बन जाएगा। अब वो कब लागू होगा इस सरकार के ऊपर निर्भर है, बट ये किस में है, आपके राज्य के नीति निर्देशक। वैसे बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, इसलिए उस पर अभी नहीं करते हैं, फोकस 3 मार्कर पे रखते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आया था, संघ लोक सेवा आयोग मीन्स यूपीएससी द्वारा भर्ती में कोई 2 तरीके बताइए। देखो 2 तरीके भर्ती के इसके हैं, यहाँ थोड़ा सा हल्का तो लाइट वहां पर कम दिख रही है तो मैं लिख देता हूं, लेटरल एंट्री बोलते हैं उसको। पहला पॉइंट लिखना था आपको, लेटरल एंट्री, लेटरल भर्ती। लेटरल भर्ती का मतलब होता है जो बहुत वैज्ञानिक हैं, जो बहुत शिक्षाविद हैं, जो कोई विशेष क्षेत्र में कोई बड़ी उपलब्धि हासिल की है, उनको सीधा जो है आईएएस बना देना कि आप मौसम विभाग के आईएएस का डिपार्टमेंट में, आपको डिपार्टमेंट में आईएएस बना दिया, उसका डायरेक्टर बना दिया। आपको जो है किसी यूनिवर्सिटी में जाके उसके शिक्षा के सुधार के लिए आपको वहाँ सचिव लेवल का आपको काम दे दिया गया है। तो जिस किसी मेडिकल क्षेत्र में आपने बहुत ऐसा किया है, इंजीनियरिंग क्षेत्र में, जैसे अभी नया एक शब्द आया इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस, तो यदि कोई एआई के क्षेत्र में कोई बहुत अच्छा इंजीनियर है, कोई बहुत अच्छा साइंटिस्ट है और वो इंडिया को उस क्षेत्र में ग्रो कर सकता है, तो उसको सीधा जाकर उस डिपार्टमेंट में आईएएस अपॉइंट कर दिया जाएगा। तो इसको बोलते हैं लेटरल एंट्री, इसको बोलते हैं बैकडोर एंट्री भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं पीछे से भर्ती होना, ठीक। और दूसरा तरीका तो वही है सीधी भर्ती, दूसरा तरीका जो है वही सीधी भर्ती है, जिसमें यूपीएससी का क्या होता है, एग्जाम होता है, प्री होता है, मेंस होता है, जो देके आप सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। ये थोड़ा धुंधला था तो मैंने इसको यहाँ लिख दिया है, परेशान ना। अब दूसरा, इसके बाद जो अगला 3 मार्कर था वो था नीति आयोग की गतिविधियों की 2 प्रमुख श्रेणियां क्या है। नीति आयोग की गतिविधियों की 2 प्रमुख श्रेणियां क्या है, मैं इसको रख कर दूंगा। नीति आयोग की गतिविधियों की प्रमुख 2 श्रेणियां क्या है, देखिए। अब नीति आयोग तो बहुत बड़ा है, उसको आप लिख सकते हैं कि नीति आयोग ना तो संवैधानिक है, ठीक है, और ना ही सांविधिक है, ठीक है, सिर्फ एक वो क्या है, कैबिनेट के प्रस्ताव से वो बना हुआ है, जिस पर राष्ट्रपति के द्वारा कैबिनेट ने प्रस्ताव बना दिया, जिससे बना हुआ है। तो हालांकि उसने ये नहीं पूछा है, उसने आपसे पूछा है नीति आयोग की गतिविधियों की 2 प्रमुख श्रेणियां क्या है, 2 मेजर कैटेगरीज ऑफ एक्टिविटीज। एक्टिविटीज मतलब गतिविधि, काम क्या करता है, इसकी 2 श्रेणियां बताना है। सबसे पहला काम तो वही है नीति निर्माण, थिंक टैंक है ये, भारत के विकास के लिए सोचा जाता है। पहले नीति आयोग से पहले क्या था, पंचवर्षीय आयोग था, जो 5 वर्ष के लिए सोचता था, ये लंबा सोचता है, 15 वर्ष के लिए सोचता है, थिंक टैंक है, इसको बोलते हैं ना भारत के। तो इसका पहला पॉइंट तो क्या हो जाएगा आपका, मैं यहां लिख रहा हूं नीति निर्माण,
नीति निर्माण में जो है इसका सबसे पहला इस्तेमाल होता है, जिसको हमने बोला थिंक टैंक ब्रैकेट। दूसरा पॉइंट जो इसका है वो है प्रभावशाली प्रबंधन में योगदान। प्रभावशाली प्रबंधन में योगदान, जो मैनेजमेंट होता है कि बाढ़ आएगी तो कैसे मैनेज किया गया है, जहां सूखा होता है वहां क्या योजना चलाई जाए, जहां बाढ़ आती है वहां बांध बनाने की योजना, जहां सूखा होता है वहां नलकूप तालाब बावड़ी की योजना बनाई जाए, ठीक है। जहां की मिट्टी ऊसर है वहां पर जो है किस तरीके का खाद, ऑर्गेनिक खाद यूज किया जाए, ऑर्गेनिक खेती को प्रमोट किया जाए, केमिकल खादों को कम किया जाए, इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ क्या डेवलप किया जाए, क्योंकि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होता है तब तक किसी भी देश का डेवलपमेंट नहीं होता है। आई इक्वली टू आई, आई मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिर उस इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप होता है, सड़क का निर्माण होता है, रेल पटरी का निर्माण होता है, एयरपोर्ट का निर्माण होता है, तब वहाँ इन्वेस्टमेंट आता है, तो व्यापारी वहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जब इन्वेस्टमेंट होगा तो फिर रोजगार वहां पर होगा, डेवलपमेंट होगा। तो दूसरा है प्रभावशाली प्रबंधन में योगदान। दो इसके आप जो है मुख्य तत्व इसके आप लिख सकते हैं, क्योंकि दो पूछे तो दो ही लिखना है, जितने पूछे जाए उतना ही लिखता है। ये 3 मार्कर की एक राइटिंग का तरीका होता है, मैं आपको बार बार बता रहा हूं। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो आपका था, मतलब अगला क्वेश्चन है तीसरा, बोलो मतदान व्यवहार के 4 निर्धारक कारक। जब मतदाता मतदान करने जाता है तो उसके 4 आपको निर्धारित व्यवहार बताना, किस आधार पर करता है। हालांकि भारत में 75 वर्ष हो गए आजादी के, लेकिन अभी भी मतदान का जो स्तर है वो वैसे ही है। धार्मिक आधार पर कर देता है मतदाता, जाति के आधार पर कर देता है, अपने क्षेत्र के आधार पर कर देता है, और लिंग के आधार पर भी कर देता है। और लिंग की जगह आप चाहें तो विकास भी लिख सकते हैं। कुछ मतदाता जैसे दिल्ली है, मुंबई है, यहाँ थोड़ा डेवलपमेंट हुआ है तो यहाँ विकास के आधार पर भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रश्न में ये पूछा गया है मतदान व्यवहार के 4 निर्धारक कारक, ठीक है। तो मतदान व्यवहार कैसे हो सकता है, तो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर, और विकास, या आप चौथा पॉइंट में लिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से जो है आपका ये प्रश्न हो जाता है। अगला प्रश्न है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की 3 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। इसमें तो आप बहुत सारा लिख सकते हैं, बट 3 पूछे हैं तो हमको 3 ही लिखना है। क्या क्या लिख सकते हैं आप यहाँ? पहला तो इसको संवैधानिक दर्जा मिल गया, ठीक है। 1992 1993 में आते आते इसको 90 में क्या मिल गया, एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त होगा। त्रिस्तरीय व्यवस्था हो गई, जिला पंचायत, जनपद पंचायत और ग्राम पंचायत। और तीसरी विशेषता में गांव में क्या होती है, सभी गांव के लोग इकट्ठे होकर जो है ग्राम सभा का आयोजन करते हैं, और यही लोकतंत्र का मेन रूप है कि सभी लोग इकट्ठे होकर गांव के विकास के लिए ग्राम सभा में डिसीजन ले। तो ये केवल छोटे स्तर पर होता है। 3 विशेषताएं हम यहाँ पर फोकस कर सकते हैं। अगला प्रश्न आया हुआ है, स्व सहायता समूह के प्रमुख लाभ कौन से हैं? स्व सहायता समूह के प्रमुख लाभ कौन से हैं, ठीक है। यहाँ देखते हैं स्व सहायता समूह के कौन से प्रमुख लाभ। थोड़ा धुंधला होगा, बट आप थोड़ा जूम करके देख लीजिए। पहला है कि एक तो रोजगार उपलब्ध कराएगा। क्या उपलब्ध कराएगा? ये रोजगार उपलब्ध कराएगा। रोजगार उपलब्ध कराएगा। गांव में महिलाएं हैं, मोमबत्ती बना रही हैं, अगरबत्ती बना रही हैं, बांस की टोकरी बना रही हैं, बीड़ी बना रही हैं, कुछ भी सिलाई का काम कर रही हैं, पापड़ बना रही हैं, ये सब क्या है? स्व सहायता समूह गांव के स्कूलों में जो है मिड डे मील बनाता है, तो इससे क्या है, रोजगार क्रिएट होता है। पहली चीज तो क्या हो गई, रोजगार होता है। दूसरा, ज्यादातर स्व सहायता समूह में जो है महिलाएं काम करती हैं गांव में, तो इससे महिलाओं का सशक्तिकरण भी होता है। दूसरा पॉइंट है महिला का सशक्तिकरण। महिला का सशक्तिकरण, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, महिला एम्पावरमेंट होगी, महिला सशक्त होगी, वो काम करेगी, उसके पास पैसा आएगा और उस पैसे से वो जो है अपना घर चलाएगी। हालांकि जरूरी नहीं कि सिर्फ ये महिला ही काम करती, पुरुष भी कर सकते हैं, है ना, बट महिला ज्यादा स्तर पर सरकार इसमें प्रमोट करती है। तीसरा पॉइंट क्या होगा, मैंने 2 लिख दिए यहाँ पर। तीसरा पॉइंट है इसमें समाज में जागरूकता को बढ़ाना। समाज में जागरूकता को बढ़ाना, जैसे जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सरकार मैसेज देती है कि 2 बच्चे ही अच्छे हैं, ठीक है। जनसंख्या नियंत्रण की हो, कोरोना काल में
भी ये आपका जागरूकता फैलाता है, ठीक है। पोषण के लिए जागरूकता फैला सकता है। तो समाज में जागरूकता को क्या है, बढ़ावा मिलता है। 3 पॉइंट लिख देंगे, आपका 3 मार्कर कंप्लीट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका इसमें आया है कि चुनाव में मीडिया की भूमिका के विविध रूपों का निर्धारण करिए। चुनाव में मीडिया की क्या भूमिका होती है? आप जानते हैं कि जब चुनाव आता है तो मीडिया के लिए क्या त्योहार जैसा होता है, मजा आ जाता है। मीडिया ग्राउंड पर जाती है, पत्रकार जमीनी स्तर पर घूमते हैं, एक एक वोटरों से पूछते हैं, सर्वे करते हैं। इसकी क्या भूमिका? पहली तो होती है प्रचार प्रसार, ये प्रचार प्रसार करती है। दूसरी भूमिका क्या है? जनता के मुद्दों को उठाती है। डिबेट्स होती है, डिबेट्स में एंकर जो है या जो पत्रकार है या जो इंटरव्यू लेते हैं, 1 to 1 इंटरव्यू लेते हैं मंत्रियों के, विधायकों के, चुनाव टाइम में सब उपलब्ध होते हैं। तो जनता के मुद्दे उठाते हैं, यहाँ बिजली नहीं है, यहाँ सड़क नहीं है, यहाँ रोजगार नहीं है, घोटाला हुआ है पटवारी में, तमाम सब मीडिया बात उठाती है, मीडिया को उठाती है, जनता की आवाज को उठाती है। तीसरा पॉइंट क्या है? आर्थिक प्रगति तथा अन्य आंकड़े रखना। अब 5 साल सरकार रही है, तो क्या देश में आर्थिक विकास हुआ है, क्या आर्थिक गतिविधियां हुई हैं, कितना रोजगार मिला है, कितनी महंगाई बढ़ी है, देश ने कहां कहां प्रगति की है, कौन कौन समझौते किए हैं जिससे देश का ग्रो। इसलिए तो आप जनप्रतिनिधि हैं भाई, जनता देश को बढ़ाना, राष्ट्र को बढ़ाना। तो आर्थिक प्रगति तथा अन्य आंकड़ों को मीडिया जो है रखती है, जिसको जनता देख के निर्धारित करती है कि कितना सरकार ने कैसा काम किया है। तो ये मीडिया की भूमिका हो जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था, दीनदयाल उपाध्याय ने मानवता के कौन से 4 उद्देश्य बताए? तो दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्मवाद, उनका बड़ा फेमस था, तो उन्होंने उसमें बताए 4 उनके लिखना है, तो चारों लिख देते हैं यहाँ पर। एकात्मवाद की बात की है उन्होंने कहा है कि ऐसा विकास नहीं हो कि सिर्फ आध्यात्मिक विकास हो जाए या सिर्फ भौतिक विकास हो जाए। यदि सिर्फ भौतिक विकास हो जाए, जैसे यूरोप अमेरिका में, तो लोग वहां डिप्रेशन में जा रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं घर के घर। सिर्फ आध्यात्मिक विकास होगा तो भी वो पूर्ण नहीं है, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं होगा, कुछ भौतिक सुविधाएं नहीं होंगी, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, अच्छे कपड़े नहीं होंगे, अच्छे खाना नहीं होगा, अच्छा मकान नहीं होगा, तो वो भी गलत है कि सिर्फ आप बाबा जी बन गए, पूरा देश बाबा जी बन जाएगा, तो किसको कौन खिलाएगा? तो दोनों के सम्मिश्रण गुणों का, एकात्म का, ये मानवता में एकात्म का कॉन्सेप्ट दीनदयाल उपाध्याय का था। इसके 4 तत्व थे। धर्म, अर्थ, धर्म मतलब धार्मिक चीजें करें, अर्थ मतलब पैसा कमाएं, काम मतलब आप काम कीजिए, और मोक्ष मतलब जो है आप निर्वाण, केवल मोक्ष को पा जाइए, जो है आप फ्री हो जाइए। इसको ने चतुर्विध पुरुषार्थ कहा गया है। तो ये आप 4 लिख देंगे तो आपका नंबर इसमें पर्याप्त मिल जाएंगे। एक प्रश्न और आया है इसमें, सरदार वल्लभ भाई पटेल के आर्थिक विचार को स्पष्ट करने का प्रश्न आया है। ये मैं यहाँ लिखने में सही नहीं आया था, तो मैं अब इसको यहाँ कवर करता हूँ। देखिए, सरदार पटेल के आर्थिक विचार पहली बार आए, इससे पहले आज तक गांधी जी के विचार आए हैं, तो गांधी जी के लिख लिखे हैं। पटेल के ज्यादातर, पटेल के बारे में लोग यही जानते हैं कि पटेल ने जो है देशी राष्ट्र एकीकरण कहा। हालांकि पटेल वकील थे और देखिए गुजरात से आते थे। गुजरात का लोग आप जानते हैं कि व्यापार जानता, आर्थिक गतिविधि में इन्वॉल्व होता है, एजुकेटेड थे हाईली पटेल। तो उनके आर्थिक विचार गांधी जी से अलग थे। उनका विचार ऐसा नहीं था कि देश में समाजवाद आ जाए, देश में आपका जो है राष्ट्रीयकरण हो जाए सभी संपत्तियों का, पूंजीवाद को एकदम ही नकार दिया जाए, इस तरीके के विचार नहीं थे। तो सरदार पटेल के जो आर्थिक विचार थे, उसको पॉइंट में ऐसा लिख दीजिए, समाजवाद व पूंजीवाद का मिश्रण। समाजवाद व पूंजीवाद का मिश्रण, समाजवाद व पूंजीवाद का मिश्रण, एक पॉइंट हो गया, समाजवाद व पूंजीवाद का मिश्रण। दूसरा पॉइंट देखें, उन्होंने हमेशा मिश्रित की बात की कि व्यापारियों को भी आगे बढ़ने दिया जाए, शासकीय चीजें भी आगे बढ़ें, एक तरफा ना हो हर चीज पे। व्यापारी हतोत्साहित हो जाएगा जब हर चीज का राष्ट्रीयकरण हो जाएगा। दूसरा पॉइंट उनका, धन का संकेंद्रण न हो, धन जो है सिर्फ व्यापारियों के हाथ में न रह जाए या किसी एक सत्ता के हाथ में ना हो जाए, ना तो सरकार के हाथ में हो जाए और ना ही सिर्फ व्यापार। तो धन का जो है संकेंद्रण ना हो, धन का संकेंद्रण ना हो, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी जो है वो बराबर बराबर हो, किसी एक व्यक्ति के पास पूरी पूंजी एकत्र ना हो जाए, नहीं तो फिर वो तानाशाह हो जाएगा। तीसरी बात उन्होंने कही, राष्ट्रीयकरण का उन्होंने विरोध किया। ये एक बड़ी बात है, मेजर बात है, राष्ट्रीयकरण का उन्होंने जो है विरोध किया।
राष्ट्रीयकरण का विरोध किया। ये 3 पॉइंट आपको सीधे लिख देना थे और आपको हो जाएगा। इस तरीके से जो है आपके 2022 के मेंस जो 30 तारीख से होंगे वो कवर हो जाएंगे। कैसे लिखना पड़ता है, 3 मार्कर में कैसे मार्क्स आते हैं, कैसे शॉर्ट टू शॉर्ट लिखा जाता है, उस पर चर्चा होगी। अगले प्रश्न पर हम आते हैं। अगला प्रश्न है, राम मनोहर लोहिया द्वारा प्रतिपादित नव समाजवाद के कोई 2 मूल तत्व बताइए। तो 2 मूल तत्व आपको राम मनोहर लोहिया के नव समाजवाद के बताने थे। तो यही है, एक तो समानता, प्रजातंत्र, और तीसरा मैंने लिख दिया है विकेंद्रीकरण। आपसे 2 पूछे गए थे, 2 बताने थे, डिसेंट्रलाइजेशन, प्रजातंत्र और समानता। अगला प्रश्न है, एक विषय के रूप में लोक प्रशासन की किन्हीं 3 शाखाओं के नाम लिखिए। एक विषय के रूप में लोक प्रशासन की किन्हीं 3 शाखाओं के नाम लिखिए, किन्हीं 3 शाखाओं के नाम लिखिए। तो आप लिख लीजिए प्राचीन, जिसको आप क्लासिकल युग बोलते हैं, आधुनिक युग, और तीसरा है नया युग। दोनों में अंतर है, लेकिन अभी डिटेल में हम नहीं जाएंगे पबैट में, क्योंकि टाइम नहीं है उतना, है ना। तो कैसे लिखना है जब आप पबैट पढ़ेंगे वो टॉपिक तब से बन जाएगा। प्राचीन, क्लासिकल युग, आधुनिक युग और नया युग। अगला क्वेश्चन आया है, अगला क्वेश्चन है, नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कोई 2 घटक लिखिए। ये देखिए प्रश्न थोड़ा सा टफ है, जो नॉर्मल से थोड़ा टफ है, तो इसलिए मैं नियंत्रण के 2 घटक है। ये क्या घटक है? मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। सहकर्मियों का सहयोग, यदि आपके कलीग का आपका सहयोग मिलता है तो कोई भी कंपनी या कोई भी व्यवस्था आपकी ग्रो कर सकती है। तो सहकर्मियों का सहयोग। दूसरा, कर्मचारियों की संख्या कितनी है। फ्लो चार्ट बनाना है ऐसी चीजों में। कर्मचारियों की संख्या क्या, उस संख्या को आप कैसे नियंत्रण करते हो। नियंत्रण के 2 घटक होते हैं कि जैसे स्कूल होता है, तो स्कूल में यदि आप 200 बच्चे बैठा दो तो टीचर को देखेंगे नहीं कहां तक बच्चे बैठे। एक क्लास में कितने बच्चे होना चाहिए? मैक्सिमम 30 से 40, और सब में आपस में कोऑर्डिनेशन हो। ऐसी कंपनियों में होता है, तब कोऑर्डिनेशन करेंगे तब तो कोई कंपनी ग्रोथ करेगी। इसको बोलते हैं कंट्रोल, नियंत्रण के 2 घटक। आखिरी प्रश्न है, प्रत्यायोजन के कोई 2 लाभ बताइए। राइट एनी 2 एडवांटेजेस ऑफ डेलीगेशन। तो प्रत्यायोजन के 2 लाभ क्या है? प्रत्यायोजन के 2 लाभ हैं आपका, एक तो प्रबंधन, अच्छा मैनेजमेंट हो, और अच्छी क्षमता हो। क्षमता मतलब इफिशियंसी हो। तो 2 इसके लाभ, हालांकि और भी लाभ है, लेकिन 2 मैंने पूछे गए एग्जाम में, 2 बताना, प्रबंधन और क्षमता। तो ये हमने यहाँ पर 3 मार्कर पेपर 2 के खंड आके हमने सभी 3 मार्कर कवर किए हैं। अगले वीडियो में हम पार्ट 1 के पेपर 1 के 2 को कवर करेंगे, जिसमें आपकी हम ज्योग्राफी और एमपी की ज्योग्राफी के 3 मार्कर कवर करेंगे। अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।